हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का PTFIS एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग लोकतंत्र पढ़ रहे थे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के लिए भी और आपके PT के लिए भी। यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं, पूछा जाता है। लोकतंत्र अगर नहीं समझते हैं तो फिर भारत की जो संसदीय प्रणाली है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, ये सब चीज़ें, मुख्यमंत्री हो जाता है, ये सब चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाती है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बहुत सारे कंट्री में लोकतंत्र जो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है उसको लोगों ने अपनाया। हम लोग चिली का देख रहे थे। चिली में वहाँ के नेताओं ने कितना कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद इसे स्थापित किया। हालांकि प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो हमारे भारत जो आप देखते हैं, वज्जी जो गणराज्य देखते हैं, यह पूरी दुनिया को एक गणतंत्र की जो पाठ होता है इसने पढ़ाई थी। लेकिन आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो इसका उद्भव जो है ब्रिटेन से होता है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, और वहीं से शुरुआत होता है आपके लोकतंत्र का। उसके बाद वहाँ से प्रेरणा लेने के बाद अमेरिका में क्रांति हो जाता है, फ्रांस में क्रांति होता है, और अधिकतर कंट्री में अगर वर्तमान में देखा जाए तो अधिकतर देश में लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट को, लोकतंत्र को अपनाया गया। और आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे, अब्राहम लिंकन का भी लोकतंत्र का व्याख्या उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया था। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने जो कहा वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पे देखिए, चिली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रेडियो पर देश के नाम का अपना संदेश दिया। उसमें कुछ अंश हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने देश के आवाम को, देश की जनता को संदेश दिया और उसमें कुछ अपने दिल की बातें बताई, है ना, मन की बातें। जिस तरह से हम लोग प्रधानमंत्री का मन की बात सुनते हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चीज़ों को समझिएगा, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पालेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर में स्थितियाँ बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। उन्होंने ये कहा। और भी कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग आगे देखेंगे जो चिली के प्रेसिडेंट ने कहा था, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, उन पंक्तियों की कुछ चीज़ें यहाँ पे है। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महा अपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये चिली के प्रेसिडेंट ने कहा था जब उनको सेना कैदी बना लिए थे, जब उन्होंने ज़बरदस्ती कहा था कि आपको अपना पद त्याग देना चाहिए, तब उन्होंने जनता से अपील और जनता को संदेश दिया था। जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें देखेंगे। क्या राष्ट्रपति अपने भाषण में मजदूरों की दशाओं में सुधार के बारे में इशारा करते हैं? ये प्रश्न ही है एक तरह से देखा जाए तो आप देखेंगे कि चिली के प्रेसिडेंट हैं, मजदूरों के बारे में चिंता जाहिर करते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम लोग इसके पॉइंट को। यहाँ देखिए, अगला पॉइंट कहता है यहाँ पे, राष्ट्रपति का विरोध कौन कौन लोग करते थे, है ना। तो आपको ये पता होगा, जो लोगों का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि लोकतंत्र ठीक नहीं है, जिनको ये लगता है कि तानाशाही और सेना वाली जो सरकार है यही सब कुछ देती है, वही विरोध करेगा लोकतंत्र का। लोकतंत्र में लोगों का हित जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापक माना जाता है। लोगों की जो स्वतंत्रता है वह बहुत व्यापक होता है, उनके अधिकार है वहाँ पे सुरक्षित होते हैं। और जो लोग इसे पसंद नहीं करते वहीं प्रेसिडेंट का विरोध करेंगे। तो यही सवाल पूछता है, अमीर लोग राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे? देखिए, लोकतंत्र में अगर बात करें तो जो नेता या जो भी प्रेसिडेंट है या जिस देश में संसदीय प्रणाली है वहाँ की सत्ता
जो वास्तविक सत्ता है अगर प्रधानमंत्री के पास है और प्रधानमंत्री हमेशा अपनी झुकाव अगर वहाँ के अमीर लोगों की तरफ में झुक जाता है तो समझिए कि लोकतंत्र में खतरा दिख रहा है। क्योंकि जब भी अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई भारत का या कोई भी हो किसी भी देश का लोकतांत्रिक कंट्री में अगर वहाँ के मज़दूरों की बात करें, वहाँ के किसानों की बात करें, वहाँ के महिलाओं की बात करें, वहाँ के छात्राओं की बात करें, वहाँ के स्टूडेंट विद्यार्थियों की बात करें, वहाँ के वंचित महरूम समाज की बात करें, है ना, पूर्ण अधिकारों से जिन लोगों को अभी तक मिला नहीं, अगर उनकी वो बात करने लगे तो फिर जो पूंजीपति वर्ग हैं वो नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिखता है। लेकिन जब कभी उल्टा होने लगे और जब कभी ऐसा लगे कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री या किसी देश का राष्ट्रपति उसका झुकाव ज़्यादा किसी पूंजीपति की तरफ होते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन सारे लोगों की बात नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में पड़ना शुरू हो जाता है। तब यहाँ पे उसी जो प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो उसका विश्वास जो है वो लोकतंत्र से धीरे धीरे हट जाता है। यानी कि जो मूल भाव है, अगर हम लोग बात करें अपने संविधान की, तो हमारे संविधान में जो बात है, जिस समाजवाद को कॉन्सेप्ट जो समाजवाद था उसको अपनाया गया, उसमें सभी लोगों का हित जो था वो निहित किया गया। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग लोकतंत्र देखेंगे, लोकतंत्र के 3 आयाम हो जाते हैं। जैसे सामाजिक लोकतंत्र हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र हो जाते हैं और आर्थिक लोकतंत्र हो जाते हैं। अगर हम तीनों का डेफिनेशन अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी दूरियां बन जाती हैं। जैसे आर्थिक असमानता हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। धन संपत्ति का और पैसों का जो संग्रह मात्र मुट्ठी भर लोगों के पास हो गया है। तो ये जो असमानता आपको आर्थिक जो देखते हैं, जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो जब हमने इस लोकतंत्र को अपनाई तो हमारे मन में ये बात नहीं था, यानी कि सभी लोगों के पास पैसों का जो संकेंद्रण है एक हाथों में नहीं जाना चाहिए, सभी के हाथों में डिवाइड करना चाहिए। ऐसा है हमारे यहाँ। लेकिन बात यह है कि जो राजनीतिक सत्ता में बैठने वाले जो लोग हैं इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। इसी तरीके से आप राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में तो थोड़ा बहुत दिखता है आपको, लेकिन सामाजिक में बिल्कुल नहीं दिखता। जब आपको वोट की लेने की बात होती है तब देखते होंगे ओबीसी, दलित, SC ST, तब उनको दिखाई देता है, उनके पैरों पे गिरने लगते हैं, तब वहाँ पे ताकत समझ में आती है। तो राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वलिटी दिखने को लगता है, लेकिन सामाजिक जो व्यवहार में हम लोग देखें तो आज भी वहीं की वहीं स्थिति बनी हुई है। हालांकि हम लोग बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए अमीर लोग राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे, तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। क्योंकि अमीर क्या करते हैं, अपने बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज़्यादा शोषण गरीबों का करते हैं, किसानों का करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका करते हैं। और लोकतांत्रिक कंट्री में जहाँ पे लोकतंत्र अपनाया जाता है उसमें किसी का शोषण नहीं किया जाता। तो फिर शोषण जब नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मजदूरों को होगा, और जब मजदूरों को फ़ायदा होगा तो वहाँ पे पूंजीपति वर्गों को सबसे ज़्यादा दुख होगा। और जब गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करने लगे पूंजीपति वर्ग का तो समझिए कि सबसे ज़्यादा शोषण किसका होगा। जैसे भारत में आप देखिए, किसानों को इतना ज़्यादा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनका हक और अधिकार कहीं ना कहीं किसी दूसरे के माध्यम से खतरे में पड़ रहा था, और पूर्ण रूप से इसमें भागीदार गवर्नमेंट केंद्र की सरकार थी। तो केंद्र की सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो कहीं ना कहीं वो पूंजीपति वर्ग होंगे या कोई ना कोई ऐसा पक्ष होगा जिसके दबाव में वो काम कर रहा होगा। ठीक है, तब जाकर के बाद में जो 3 कानून बनाए गए थे, बाद में आंदोलन के द्वारा किसानों ने कम से कम इस जो कानून है उसको वापस करा लिया और अपना कम से कम हक जो था उसको बचा लिया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर दी। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपका पड़ोसी जो कंट्री है
आपके पड़ोसी कंट्री जो हैं, जो बार बार लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती हैं, बीच में संबंध भी बहुत ख़राब होते रहता है, पाकिस्तान हो जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा चीज़ें बार बार देखने को मिलता है। तो जहाँ पे सैनिक सत्ता स्थापित अगर हो जाए तो वहाँ पे रहने वाले, उस भूभाग में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। यानी कि जो सरकार है वो तानाशाही हो जाता है, और तानाशाही सरकार कभी भी लोकतंत्र के जो मूल भाव है उससे बिल्कुल अलग होता है। लोकतंत्र में जो शक्तियां हैं सबसे ज़्यादा वहाँ के रहने वाले जनता के पास है। इसलिए जनता के पास एक भारत में अगर ऐसी बात है तो वोट का देने का जो अधिकार है ये बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग अपनी सरकार जब मर्जी होता है जब किसी को बनाते हैं, जब मर्जी होता है किसी को उस सत्ता से हटा भी देते हैं। तो ये लोकतंत्र में जो जनता का हित होता है वो सर्वोपरि हो जाता है, और यही सब चीज़ें होना चाहिए। लेकिन तख्ता पलट यानी कि सैनिक जो तख्ता पलट है, सैनिकों के शासन में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे देखिए, तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोशे की सरकार ने आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। आयंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया, कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। यानी कि जब भी यह सरकार बनेगी, सेनाओं की जब सरकार होती है और वहाँ पे जब लोकतंत्र की कोई बात करने वाला अगर कोई बंदा हो तो उसे सैनिक के द्वारा बहुत सारे जुल्म वो सहते हैं या बहुत चीज़ें उनको खोना पड़ता है। जैसे आप अपने बाल बच्चों की कुर्बानियाँ भी सहनी पड़ती है, जिस तरीके से चिली के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे किया। और इस तरीके से उनके समर्थक जो हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो मानने वाले हैं और जो लोकतंत्र को चाहते हैं कि लागू किया जाए, उन लोगों का आता पता तक नहीं होता अगर सैनिक शासन चाह ले तो ऐसे ही हाल हो गया यहाँ पे। तो देखिए, कहता है कि पिनोशे की सैनिक सरकार 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। लेकिन एक बात और भी है, जब जिस दिन जनता यह तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारी जनता जो थी, जब हमारे भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे तो उनका एक ही मकसद उद्देश्य था, लोकतंत्र की स्थापना करना। वो अब नहीं चाहते थे कि मध्ययुगीन व्यवस्थाओं को फिर से लागू किया जा सके। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि जनता धीरे धीरे जागरूक होने लगी और लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, राजशाही अब नहीं चलेगी, अब हम लोग अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। तो देखिए, ये जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। फिर से पुनर्स्थापना हो गई। देखिए, आपको ये बात पता है कि लोकतंत्र जो है 2 प्रकार का होता है। एक लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा लोकतंत्र हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण अगर देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड हो जाता है, जिनकी आबादी कम हो, जिनकी संख्या कम हो। अगर भारत में हम लोग बात करें तो ग्राम सभा हो जाता है कम संख्या में। जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम हो वहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो जनता है शासन में भागीदारी लेती है। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे भारत, चाइना जैसे कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजती है। तो ये चीज़ें हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट जो है, ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि अभी तक चिली में 4 बार, कितने बार? 4 बार चुनाव हो चुके हैं और इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वेसेल, जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दी गई थी,
कि पुत्री मिशेल बैसले विजय रही। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी, है ना। इतने संघर्ष के बाद चिली की जनता ने फिर से क्या कर दिया, लोकतंत्र की स्थापना कर दी। ये बहुत सारे संघर्ष होते हैं, संघर्ष के बाद ही ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, ये शासन प्रणाली है, लागू किया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा, हम लोग अगर ब्रिटेन का उदाहरण लें तो 1688 ईस्वी में सम्राट के खिलाफ जनता सड़कों पे उतर आई और देखा कि बहुत ही ज़्यादा आबादी है लोगों का, विरोध करने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना किया जाए और ये नहीं चाहते हैं कि सम्राट जो है या जो वहाँ का साम्राज्ञी है वो सबसे ज़्यादा तानाशाही बने। हालांकि उन्होंने बिना जनता को दबाए, ज़बरदस्ती किए, वो स्वेच्छा से पद को त्याग देते हैं और वहीं पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। आप 1688 की कहानी सुनेंगे और यही वजह है कि बिना रक्त बहाए ही यह जो आपको लोकतंत्र की प्राप्ति हो जाती है लंदन में, ब्रिटेन में, इसी को हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। हालांकि विशेषता तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर विशेषता है, क्योंकि लोकतंत्र की विशेषता बहुत सारा चीज़ें हैं जो आगे मिलेगा, आगे हम बताएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, खुद करें या खुद सीखें। तो जब भी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ें तो कुछ प्रश्न दिए रहते हैं जिसका मूल्यांकन करना चाहिए। नक्शे में चिली की खोज करो और उसमें रंग भरो। इससे क्या होगा कि आपका जो ज्योग्राफी का मैप है ना, जो ज्योग्राफी का मैप हो जाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कम से कम एटलस देखना और मैप देखना आपको आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि नक्शे में यह पता करो कि हमारे देश के किस राज्य का आकार चिली के आकार से मिलता है। ठीक है, ये कहता है कि बताइए चिली जो है उसका जो आकार है, जो स्वरूप है, क्या हमारे भारत का कोई ऐसा राज्य है जिससे मिलता जुलता है। यह पता लगाओ कि चिली के पड़ोसी देश कौन कौन हो जाते हैं, है ना। तो तीनों अगर आप देखते हैं तो आपको मैप से, है ना, नहीं तो एटलस से पता चल जाएगा। एटलस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखें, पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष, है ना। पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ, है ना। किसका, तो साम्यवादी दलों का जो शासन है स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। उस समय पोलैंड पर जारुजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अगला देखिए, इसी में देखिए, फिर हम समझाते हैं आपको। 14 अगस्त, है ना, 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घट गई और उस दिन जो गडास्क शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और हड़ताल का कारण था एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए, है ना। क्या था कारण, क्या था, एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। उसके बाद कहते हैं मजदूरों की मांग थी कि इस महिला को फिर से क्या किया जाए, काम पर वापस कर लिया जाए। फिर देखिए क्या कहता है, कहानी थोड़ा समझ जाइए। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैंड में साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी, अतएव हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। परंतु मजदूर बिना इसकी परवाह किए हड़ताल पर डटे रहे। इसी कारखाने से, है ना, इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन लेक वालेसा हड़ताल
हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया और धीरे धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि, है ना, यह मांग रखी कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को क्या मिले, मान्यता मिले और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, है ना, और प्रेस पर लगी सेंसरशिप क्या किया जाए, हटाई जाए। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, है ना। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा और लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया और यह समझौता गडास्क संधि कहलाई। इस गडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई और इस मजदूर संगठन का नाम सोलिडरनोस्क अर्थात सॉलिडेरिटी रखा गया, है ना। और यही कहता है कि सॉलिडेरिटी जो है, यहाँ पे देखिए, सॉलिडेरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ था और 1 वर्ष के भीतर ही सॉलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। और 1988 में लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हो गई और इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गिरावट होने लगी थी और सोवियत संघ से सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारोजेलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट बढ़ने लगा और हजारों की संख्या में सॉलिडेरिटी के सदस्यों को जेलों में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई। लेक वालेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा और 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेसा के बीच एक समझौता हुआ और समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए और लेक वालेसा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की और अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, है ना, इस चुनाव में लेक वालेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। मुझे लगता है कि यहाँ से आपने अगर पढ़ा तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। नक्शे में पोलैंड को ढूंढो तथा यह बताओ कि 1980 के दशक में यूरोप के किन किन देशों में साम्यवादी शासन था और नक्शे में उन देशों पर रंग भरो। तो देखिए, साम्यवादी में यहाँ पे आपको दिखा कि एक संगठन तैयार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकार है, जो बात किया जाता है, वो मजदूरों का है। और जो लोग मजदूरों की बात करते हैं, जिनकी आबादी किसी भी देश में ज़्यादा होता है, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और वहीं लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है, उनका सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं, जो कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। तो एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि नहीं, यहाँ पे जो मजदूर किस्म के जो लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी भी हक और अधिकार की बात होनी चाहिए और देश में जो भागीदारी है, देश के शासन में जो भागीदारी है, उनका भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये लगता है कि नहीं, कोई ऐसा पार्टी का गठन हो जो लोकतांत्रिक तरीके से सबकी बात करे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, साम्यवादी जो है यह चाहता है कि जो मजदूरों के ऊपर जो तानाशाही वाली जो सरकार है, जो राज्य करती है, उसको ख़त्म किया जाए और सभी को लेकर के, खास करके मजदूरों की बात ज़्यादा करती है। क्योंकि देखिए, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी एक समय में आप देखिएगा किसानों की पार्टी हुआ करती थी। उनके कुछ निशान थे, हंसुआ और बाल थे, हथौड़ा ऐसे ही कुछ था उनका। तो ये लोग सबसे स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट किया करते थे और एकदम ज़मीन से जुड़े हुए ये जो लोग होते हैं, आज भी देखिएगा बहुत जो पुराने लोग हैं आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं और उस समय इनका भरोसा, इनका विश्वास सबसे ज़्यादा था।
हालांकि वो लोग सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हीं का वो लोग जिक्र करते हैं और बात भी करते हैं, उन्हीं की पार्टियां ही होती हैं। हालांकि आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो बाद में किसी तरह से इतना जुल्म सहने के बाद जब वो सरकार में आती है, जब प्रथम बार निर्वाचित होती है, तब यहाँ पे पोलैंड की स्थिति सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और लोकतंत्र के संघर्ष में इन लोगों का संघर्ष भी आप देखे होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों, हमने देखा कि चिली में आयंदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। और 11 सितंबर 1973 में तख्ता फ्लट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका उद्देश्य अमीरों की क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या है, अमीरों की हित साधना थी, है ना। और यहाँ पे कहता है कि पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। वही सब बातें दोबारा दोहराया गया है। हालांकि अगर विशेषता की बात यहाँ पे देखा जाए तो विशेषता होता है। विशेषता में देखिएगा, ऐसी लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। एक ऐसा ये प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सबसे निचले पैदान पे रहने वाले जो लोग हैं, जो सबसे अंतिम छोर पे खड़ा हुआ जो इंसान है, जो बंदा है, उसके भी हक और अधिकार की बात किया जाता हो, उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित होती है। लोकतंत्र में लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है, जो लोगों का मानवाधिकार है, वो व्यापक हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको सुरक्षा, संरक्षण और कहे तो निष्पक्ष ढंग से वहाँ पे योग क्रियान्वित करते हैं। और बहुत सारे जो पार्टियाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद जो लोकतंत्र की विशेषता होता है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो यहाँ पे स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि लोकतंत्र के कुछ जो मूल भाव हैं बिल्कुल उससे भटक जाते हैं, क्योंकि बात है कि राजनीति दल में बहुत ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो असामाजिक तत्व थे। जैसे में उन पे बहुत सारा मुकदमा चल रहा है, उनकी मानसिकता उस लेवल का नहीं है, लेकिन वो लोग धन बल से और बाहुबली हैं। तो वैसे लोगों को जब आप शामिल करते हैं तो आपका जो खेल है वो गंदा हो ही जाता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि संसद भवन में भी कुछ ऐसे बात होता है कि गाली गलौज पे भी लोग आ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुर्सी एक दूसरे पे भी पटका पटकी किया जाता है, कभी लात जुत्तम टाइप से भी माहौल क्रिएट किया जाता है। आप देखते होंगे संसद जो कभी कभी ऐसा सिस्टम आपको देखना पड़ जाएगा जो लगेगा कि ये क्या हो रहा है ना। नेताओं की ऐसे भी क्या मानसिकता है, किस तरह से वो लोग लड़ जाते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी का जब विरोध करती है तो वहाँ पे मार काट की भी समस्या पैदा हो जाता है, बल्कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक विपक्ष सरकार को आईना दिखाता है और आईना देखने के बाद कभी भी उससे खींचना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। तभी वो सरकार जो है लोकतंत्र के मूल भावों को पकड़ लेता है और लोकतांत्रिक होने का एक सबूत भी पेश करता है। तो यही सब कह रहा था। तो 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारुजलवेस्की कर रहा था, और यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी। लेकिन 1990 में लेक वालेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी। आपको पता होना चाहिए, बहुत ऐसे कंट्री हैं जो लोकतंत्र अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन जब भी सरकार में वो आते हैं तो सबसे ज़्यादा अमीरों की, सबसे ज़्यादा पूंजीपति वर्गों की जब काम करने लगता है तो जनता धीरे धीरे इसको समझ जाती है कि ये मेरे लायक नहीं है, और उसको सबक सिखाने के लिए अगले चुनाव में उसको आईना दिखाती है कि दोबारा अब तुम मत आना। तो लोकतंत्र में जनता के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वैसे पर्सनालिटी को वो लोग भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाए जो उनके लिए, उनके देश के लिए, उनके राज्य के लिए जाति पाति धर्म से परे होकर के काम करे, सिर्फ विकास की बात करे और सभी लोगों पे समान दृष्टि रखे। तब जाकर के लोकतंत्र के जो भाव है, लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है। और राष्ट्रीय जो आंदोलन के नेता जो लोग थे,
जो भारतीय संविधान के जो रचनाकार थे उनका एक ख्वाब, जो सपना है लोकतंत्र को सही तरीके से लागू करना, वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा सत्ता पे बैठने वाला जो आदमी है, जो लीडर में जो है, अगर वो गलत तरीके से इसका अपने पद का दुरुपयोग करने लगे तो जनता इसका सबक सिखाती है ना, और अगले चुनाव में उसको बुरी तरह से धराशायी कर देती है। लेकिन जब कभी जनता जब अफिमची होने लगता है और जनता को बुरी तरीके से, हो सकता है किसी धर्म के तरफ में या कोई चीज़ के तरफ में, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि लोकतंत्र का विशेषता क्या है, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो समझिए कि लोकतंत्र के मूल भाव से और लोकतंत्र जो संविधान में लिखा गया है उसके भाव से आप भटक रहे हैं। तो लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट हो जाता है और दुनिया के अधिकतर कंट्री में लोकतंत्र जो है उसको अपनाया गया है ना। तो यही सब चीज़ें कहता है कि अगर देखा जाए तो जो पूर्व की सरकार थी वो तानाशाही हो जाती है। तानाशाही कहे तो मात्र एक वर्ग है, एक समुदाय है जिसके लिए ही काम किया जाता है ना। अधिकतर गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर जैसे में अगर आपको कहा जाए तो कुछ ऐसा आप देखेंगे, यूरोप में ऐसे कंट्री भी हैं जो डॉक्टर जब बहाली करता है, जब वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल की अगर बात होती है तो वहाँ पे सारे डॉक्टर को मतलब अपने जनता के घर पे भेजा जाता है, हर लोगों के पास वो डॉक्टर पहुँचता है। उसी तरह से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं हर घर में जा कर के उनसे अपना जो काम होता है वो करवा लेते हैं, जनता को वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये एक लोकतंत्र का कहें तो एक विशेषता भी होता है, यानी कि जनता जैसा चाहे वैसा करेगी, क्योंकि जनता के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, है ना। और ये सारी शक्तियाँ जो हैं वो संविधान में निहित है, इसीलिए संविधान क्या हो जाता है, सर्वोपरि हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों आओ हम इस सभी, ये टॉपिक को थोड़ा समाप्त किया जाए। बच्चों आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें और सबसे पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली में पिनोशे शासन और पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था। जैसे चिली में सैनिक शासन था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था, है ना। जैसे आप देखते होंगे आपका जो पड़ोसी कंट्री है चाइना, तो चाइना में एक ही पार्टी है, एक पार्टी है। अगर हम लोग अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे दो दल हैं, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हो जाती हैं। लेकिन बाद में अगर देखा जाए जो वर्तमान की सरकार है तो कभी कभी दो दलीय सरकार भी हो जाती है, एक एनडीए और एक जो इंडिया जो अलायंस देख रहे हैं, है ना, इंडिया गठबंधन जो देख रहे हैं वो हो जाता है। तो इस तरीके से गठबंधनीय सरकार भी होने लगती हैं, जो हम लोग अभी केंद्र में भी देखते हैं गठबंधन की सरकार हो जाती है। चाहे बिहार के राज्यों में भी देखेंगे तो क्या हो जाता है, गठबंधन की सरकार हो जाती है। तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं एक गुट बना लेती हैं, बहुत सारी पार्टियां जो है दूसरा गुट बना लेती हैं। तो इस तरीके से भी हमारे भारत में देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है और चिली के शासक पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था, है ना, नहीं बनता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा यहाँ पे कहता है कि जहाँ पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहाँ चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद का। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं भी थी, जैसे दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। पहली बात असमानता ये दिखाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए। दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पे कि दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, नहीं थी। और आइए देखते हैं हम यहाँ पे कहता है कि आइए अब हम 3 लोकतांत्रिक सरकारों, चिली की आयंदे सरकार, पोलैंड की लेक वालेसा सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें।
तो तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई थी और बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चल रही थी और नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रताएं हासिल थी। जैसे ही लोकतंत्र आपको अपनाते हैं तो आपके पास प्रमुख विशेषता हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि आइए हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं की पहचान करें। जैसे लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने और सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। और लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आप देख रहे होंगे, है ना, क्या कहता है, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है। आप देख रहे होंगे हम लोग थोड़ा सा तुलनात्मक भी पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। जब हम लोकतंत्र को अपनाते हैं तो लोकतंत्र में बहुत सारी विशेषता होती हैं, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। उसी खूबियाँ में कहा जाता है कि जब हमने लोकतंत्र को अपनाया तो इसमें लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको इतना अधिकार है। उनको संगठन बना करके भी आपके खिलाफ लड़ने का या आंदोलन करने का यह अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जब ये अधिकार आप छीन लेते हैं, कभी कभी देखते हैं भारत में ऐसा होता है, सरकार के खिलाफ आप कुछ बोले, पता चला कि रोड पर घिसट के वो मर रहा है, तो ये लोकतांत्रिक नहीं हो जाता है, वो तानाशाही होने लगा। यानी कि सरकार यानी कि जनता की दी हुई शक्तियों का वो गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जब जनता जागरूक होती है, जहाँ की जनता जागरूक होगी, जहाँ की जनता लोकतंत्र को समझ रही होगी, वहाँ सरकार में बैठने वाले जो लोग हैं वो तानाशाही नहीं हो सकते। तानाशाही तभी होता है जब वहाँ की जनता नासमझ होती है, वहाँ की जनता गंवार होती है, लोकतंत्र को और लोकतंत्र की खूबसूरती को और लोकतंत्र की विशेषता को नहीं समझती है। तब वहाँ की जो सरकार है वो निरंकुश होने लगती है, तानाशाही होने लगती है और वहाँ के जनता की जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे छीनने लगता है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र में कहता है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है ना, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है। इतना याद रखिए, यह एनसीईआरटी का आपका पॉइंट, एससीईआरटी का आपका पॉइंट मिलेगा। और सवाल अगर पूछ दे तो इसी पॉइंट को अगर लिख लेते हैं तो आपका बिल्कुल आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे अध्याय 2, हम लोग देखेंगे। हम अध्याय 2 में इन प्रश्नों पर दोबारा आएंगे और लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनाएंगे। ऊपर के कथाओं को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं: लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियाँ एवं लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्तापलट हुआ और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई। पुनः लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, जो आपने देखा। आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं, जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। यह सारी स्थितियां नीचे अंकित नक्शों में साफ दिखाई देती है। पहले नक्शे में 1950 तक, है ना, 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है और सन 1975 तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी और इन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया है। इसी तरह आगे बढ़ती हुई तीसरे नक्शे में हम लोग 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया है जहां 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। जैसे आप देखिए शुरू में क्या दिखाया गया, ये जो आपको दिख रहा है ना, 1920 से 1950 के बीच में, है ना, जो सरकारें, लोकतांत्रिक जो सरकारें दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे, ये सारे की सारे जो सरकारें हैं यहाँ पे, यह लोकतांत्रिक हो जाता है ना। यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है, जो भारत में भी आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया भी आपको दिख रहा है और बाकी का बाकी देखिए, जो अधिकतर जो कंट्री है अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ और यही कह रहा है आपसे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए 1975 में लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, 1975 की बात करें तो 1975 में लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं कहाँ कहाँ बनी। जैसे में आप देख सकते हैं कनाडा का देख सकते हैं, अमेरिका का देख सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं आप लोग वेनेजुएला का पार्ट वगैरह होता है, ब्रिटेन वगैरह हो जाएगा, है ना। फ्रांस भी देख सकते हैं, ये सब जो यूरोप का कुछ पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हैं। और ये आप तो देख ही सकते हैं पाकिस्तान जो इंडिया वगैरह है, भारत, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। 1975 तक कहता है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें थी, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगर किताब है तो किताब को अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन करिए। और देखिए 2000 आते आते बहुत से कंट्री ने लोकतंत्र को अपना लिया। ये जो मॉडल है, लोकतांत्रिक जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अधिकतर जो कंट्री है इसको अपना लिया 2000 तक। और 2024 तक अगर आप देखेंगे तो अधिकतर कंट्री है इसको अपनाया है। और अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष अभी जारी ही है ना। तो ये सारा कंट्री आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, बाकी धीरे धीरे सब हो जाएंगे। ये सारे क्या है, लोकतांत्रिक कब, 2000 में। यही सवाल कहता है आपसे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे कहता है कि ऊपर के नक्शों को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते होंगे, जैसे 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसे रही, यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ, क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ, क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ, क्या आज भी दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। आओ हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एवं अपने संशयों का समाधान लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण नामक उपशीर्षक में ढूंढते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहाँ पहुँचे क्या समझे, है ना। इन नक्शों के आधार पर आप देख सकते हैं 3 देशों तक की पहचान करें और नीचे दिए गए वर्षों में लोकतांत्रिक सरकार जो शासन व्यवस्थाएं थी और नीचे दिए गए जो तालिका है उसको हम लोग देखेंगे। वर्ष हो जाता है 1950 का, 1975 का और 2000 का। एशिया, यूरोप, लातिनी अमेरिकी ये हो जाता है। और इसी में कहता है लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था थी, है ना, नीचे गए तालिका को आप भरिए। ठीक है, तो अफ्रीका में कितने हो जाएंगे, एशिया में कितने हैं, यूरोप में कितने, लातिनी में कितने, 1950 में कितना, 75 में कितना, 2000 में कितना, है ना। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप आराम से वहाँ से इसको बना सकते हैं। और ये देखिए ये आपको मिलेंगे यहाँ पे नक्शा नंबर 1, इसको ख़त्म कर लिया जाए तो नक्शा 1.1 में देखेंगे ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ सन 1900 से 1950 के बीच में लोकतंत्र था, जो आपने नक्शा में देखा था। फिर वह कहता है कि कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जो 1950 से 75 के बीच में लोकतंत्र आया। और 1, 2, 3 से कहता है कि कुछ ऐसे देशों की पहचान करें जो 1975 से 2000 में लोकतांत्रिक थे। और कहता है कि लातिनी अमेरिका के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जो 1975 के बाद लोकतंत्र को क्या किया, अपना लिया, है ना। और कहता है कुछ ऐसे देशों की सूची बनाई जो 2000 तक में लोकतांत्रिक नहीं हो पाया, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण हम लोग देखेंगे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अभी 1-2-3 एपिसोड और भी रहेगा ताकि बहुत अच्छा हो जाता है। मेंस के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट का सवाल आपसे पूछा जाएगा निश्चित तौर पे आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और लोकतंत्र को समझने के लिए बहुत ही अच्छा आपके पास ये बुक्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।